MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। आइए आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। और दर्शकों, आज पहली खबर आपको बताऊंगा मैं, जिसका कनेक्शन यूपी से है, बंगाल से। यूपी में हिंदूवादी संगठन कूच कर चुके हैं बंगाल बाबरी को लेकर, लेकिन आज इस पर सियासत भी हो रही है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बाबरी गैंग को करारा जवाब दिया है। पहले वो सुनवाता हूं। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। और दर्शकों, आपने देख लिया कैसे ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बन रही है, ये उसकी तस्वीर है, और ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा निर्माण किया जाएगा। सवाल मस्जिद निर्माण का नहीं है, सवाल मस्जिद के नाम का है दर्शकों। और इसे लेकर कैसे बयान दिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। इसको लेकर अब हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि कोई भी बाबरी नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो उसे तोड़ दिया जाएगा। फुल फ्रेम दिखाइए। आज लखनऊ से ये निकले हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये लोग हाथों में फावड़ा लेकर निकले। ये देख रहे हैं आप, ये हाथों में फावड़ा इसलिए लिया है कि अगर बाबरी का निर्माण किया तो हम होने नहीं देंगे, और इसके लिए बंगाल निकल गए ये लोग। सुनवाइए जरा। दर्शकों, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई लोग इनके साथ में आ गए। उनका कहना है कि बाबरी नाम नहीं रखा जाना चाहिए मस्जिद का। क्या कह रहे हैं ये लोग, सुनवाइए इधर। अब दर्शकों, इधर से कूच किया जा रहा है लखनऊ से, तो हुमायूं ने चैलेंज कर दिया। और हुमायूं ने क्या कहा है ये पहले आपको सुनाता हूं। हुमायूं कबीर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, दो तस्वीर। एक तरफ हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि हमें मस्जिद से नहीं बाबरी से दिक्कत है, बाबरी को तोड़ेंगे, और इधर हुमायूं कबीर के नेतृत्व में लोग कह रहे हैं कि हम बाबरी को बचाएंगे। यानी एक तरफ बात की जा रही है कि हम बनाएंगे, और दूसरी तरफ कहा है कि हम बनने नहीं देंगे।
लेकिन दर्शकों, इस बीच योगी आदित्यनाथ ने आज बाबरी गैंग को जोरदार चेतावनी दी और मंच से बताया कयामत भी नहीं आएगी, और कयामत नहीं आएगी तो बाबरी भी नहीं होगी। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। डंके की चोट पर ताल ठोककर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया, बाबर गैंग की बाबरी वाली हसरत पूरी नहीं होगी। जो ढांचा दफन हो गया उसे बनाने की जरूरत की तो अच्छा नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है, कायदे में रहना होगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। बाबरी की नींव रखने वाला हुमायूं कबीर आज की तारीख नोट कर ले। कल मुर्शिदाबाद में कयामत आने वाली है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सनातनी बंगाल कूच कर रहे हैं। फावड़ा फरसा लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, उस निर्माण की ईंट से ईंट बजाने जिसे साजिशन खड़ा करने की कोशिश हुई। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। पहले एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो वाला संदेश तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ का कयामत से कयामत तक का संदेश बाबरी ब्रिगेड के सीने पर सांप लौटने जैसा है। अरे एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर दो गुट है। एक गुट है हुमायूं कबीर का, जो बार बार बाबरी बनाने पर अड़ा हुआ है। इसके पीछे चुनाव भी है। हुमायूं कबीर कल बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने वाला है और मुर्शिदाबाद में विवादित ढांचे को फिर से खड़ा करने की तैयारी है। आपको बताएं, बाबरी का ढांचा विवादित था, लेकिन यहां नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अयोध्या की तरह सनातनी एकजुट हो गए। यूपी के कोने कोने से हिंदूवादी संगठन मुर्शिदाबाद कूच कर रहे हैं और हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की चेतावनी दे रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बीच दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद थे और उन्होंने सीधे कहा, यह सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। देख रहे हैं ना आप योगी आदित्यनाथ, सिर्फ उतना ही करती है जितना बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि कयामत के दिन तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने वाला। ये योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है दर्शकों। इतना ही नहीं, बाबरी ढांचे को लेकर उन्होंने आगे कहा, जो कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, तभी फायदे में रहोगे। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की ओर जाता है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है और कैसे बाबरी गैंग को चेतावनी दी है, सुनवाता हूं आपको। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। लेकिन दर्शकों, जब बात बाबरी की आई, जब कयामत की आई, तो 27 की सियासत भी जाग गई और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तुरंत पलटवार किया। सुनवाता हूं आपको। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे।
अब दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक पुनर्निर्माण नहीं होगा, तो बाबरी गैंग के कई सदस्य आ गए, जिसमें एक है हुमायूं कबीर, और हमने उनसे बात की। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाता हूं आपको। बनाने के लिए इरादा किया, ऐलान भी किया, लीम भी रखा, और वो काम अगले दिन से चालू भी हो जाएगा। तो वो तोड़ेगी तो तोड़ने दीजिए, आने दीजिए मुर्शिदाबाद, आने का तो बात तोड़ेगी ना, न वहां से बैठ के ही तोड़ने पाएगी। वो बोलने दीजिए, बोला तो वो रोकने करके दिखाएगी, मैं करके दिखाऊंगा, वो रुक के दिखाएगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये पूरा विवाद थमेगा नहीं, ये विवाद और बढ़ेगा दर्शकों। और मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात लिख लीजिए। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि इसे लेकर अब विरोध शुरू हो गया है, और यह विरोध अब देश के कई इलाकों तक पहुंच गया है, और कई साधु संत, कई महात्मा मैदान में आ गए। ये दिनेश शर्मा जी, ये क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर को लेकर, पहले आपको जरा सुनवाता हूं। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इधर ओवैसी कहां पीछे रहते, वो भी मैदान में आ गए। देख रहे हैं आप, कल से ओवैसी यूपी में आने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बाबरी पर दो हाथ करने की तैयारी करने लगे। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी, सुनिए जरा। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया, और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब दर्शकों, आज एक तस्वीर सामने आई, आप देखिए, क्या वाकई अंदर खाने कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है देश के खिलाफ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के गाने पर बच्चों को डांस करवाया जा रहा है, वो भी हाथों में तलवार लेकर। सुनवाइए जरा इसे। सोचिए आप, पाकिस्तान ये कनेक्शन क्या कहता है, यही तो सवाल है। और ऐसे एक दो नहीं है दर्शकों, सवाल ये कि कितने हैं, क्योंकि अब एक तरफ बाबरी गैंग जो बाबरी का निर्माण कर रहा है, और दूसरी तरफ है हिंदूवादी संगठन। कल मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण शुरू हो जाएगा दर्शकों। उससे पहले कल सुबह 10 बजे कुरान पढ़ी जाएगी, हुमायूं कबीर ने बताया। दोपहर 12 बजे से बाबरी की दीवार खड़ी की जाएगी। निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को भारी भरकम फंडिंग हुई है, क्योंकि हुमायूं ने बताया कि मस्जिद की लागत 300 करोड़ है। इसके लिए क्राउड फंडिंग के साथ विदेशी फंडिंग भी हुई है, और हुमायूं का दावा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर मस्जिद बन जाएगी। लेकिन इस निर्माण के खिलाफ अब संग्राम छिड़ गया है दर्शकों। हिंदूवादी संगठन बाबरी की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। ये वही तस्वीर है, हजारों की भीड़ मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना हो गई है आज यूपी से। हिंदूवादी संगठनों का कहना है बाबरी किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे। साथ ही बाबरी मस्जिद निर्माण को हिंदुओं के खिलाफ बताया, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ बाबरी नहीं बन रही, बल्कि पूरे देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है दर्शकों। दावा यह है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बाबरी यात्रा भी निकाली जाएगी। बताइए आप, मुर्शिदाबाद में 235 किलोमीटर की बाबरी यात्रा होगी। ये क्या कोशिश है दर्शकों, समझिए इसे। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश है। कैसे दोनों सामने आ गए एक दूसरे के, दिखाता हूं आपको, सुनवाता हूं। लगभग 5000 लोग पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज रात तक 10,000 लोगों से ज्यादा वहां और पहुंचेंगे।
विरोध प्रदर्शन वहाँ करेंगे और निश्चित रूप से बताएंगे कि हमें मस्जिद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारा जो व्यक्ति मुगल शासन काल में हिंदुओं का उत्पीड़न किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, बाबर के नाम पर मस्जिद जो बनने जा रही है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि उसके नाम से न बना करके कोई दूसरा नामकरण किया जाए। भारत का जो संविधान है, उस संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। लेकिन दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि बाबरी का निर्माण क्यों किया जा रहा है? सिर्फ बाबरी नाम क्यों रखा जा रहा है? यह सियासी साजिश तो है दर्शक, लेकिन ये खुलासा कर दिया AIMIM के नेता ने कि यह जनसंख्या वृद्धि की साजिश है, यानी एक क्षेत्र पर कब्जा करने की साजिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद शौकत अली कह रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं ये। हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान 6-6 पीढ़ी। ये साजिश है दर्शकों, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज निशाना साधा और वही संदेश दिया जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में दिया था। सुनवाइए जरा। होगा, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने 2 संदेश दिए, बाबरी का संदेश दिया और एकता का संदेश दिया। लेकिन दर्शकों, यहां तो बाबरी का निर्माण किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों। वो साजिश पता है क्या है? वो साजिश है जनसंख्या बढ़ाने की। देख रहे हैं आप 8, 16 और 72 बच्चे वाले प्लान के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, समझिए इसे। ओवैसी के नेता पूरे देश में आबादी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, जिसे भारत में मुसलमानों की बढ़ती संख्या से जोड़ा जा रहा है। और इधर हुमायूं कबीर ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। हुमायूं कबीर उसी के दम पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या फिर से चर्चा में। देश में 1991 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.10% थी और मुसलमानों की 9.80% थी, जो तेजी से बढ़ रही है। दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं, 2011 में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर हो गई 79.80 और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर हुई 14.20%। यानी 60 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी 4.3 घटी और देश में मुसलमानों की जनसंख्या 4.4% तक बढ़ गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 25% से बढ़कर 27%। आखिरी बार जब देखा गया, आंकड़े बता रहा हूं आपको, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 33%। और इसका असर दिखने लगा है, विवादित बाबरी का निर्माण हो रहा है। दर्शकों, क्या जनसंख्या ज्यादा इसलिए हो रहा है? सवाल यही है कि विवादित नाम क्यों दिया जा रहा है, और इसको लेकर हिंदू पक्ष भी अब मैदान में आ गया, मुस्लिम पक्ष जवाब दे रहा है। सुनिए जरा। जो हिंदुस्तान में रह करके बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए, नींव रखने के लिए अगर एक ईंटा भी रखेगा तो उसको भी जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाएगा। इन लोगों के दिमाग में आज भी बाबर घुसा हुआ है और आज भी वो बाबरी का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। वो सोच लें, अब समाज जागा हुआ है,
हिंदुओं ने बाबरी साफ कर दी, तो अब दोबारा जो बाबरी सोच लेके आ रहे हैं उनकी गर्दनों का साफ करने का समय आ गया है। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने का जो स्वप्न देख रहा है हुमायूं कबीर, उसका कब्र खोदा जाएगा। हुमायूं कबीर के ड्रामे को जो लोग कामयाब करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो वहां क्यों नहीं जाते जहां मंदिर गिराए जा रहे हैं। वो जा करके बंगाल में बाबरी मस्जिद, जिसकी अभी तामीर तक नहीं हुई है, उसको गिराने का ऐलान कर रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है और मैं समझता हूँ भड़काने वाली बात है, देश का माहौल खराब करने वाली बात है। बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनी है वो एक फितना है। न इस्लाम में इस तरह की मस्जिदें बनाना जायज है, न उन मस्जिदों में नमाज पढ़ना जायज। मुल्क में बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर एक ईंट भी लगाना नाजायज है। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अगर मौका होता तो मैं भी जरूर उस टीम का हिस्सा होता। कई समझदार मुस्लिम इसके खिलाफ है दर्शकों, लेकिन ये सियासी खेल है। एक और खेल का मैदान सजने को तैयार है दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, वो है भारत और पाकिस्तान का। आप कहेंगे पाकिस्तान तो पहले से ही पलटी मारने का संदेश दे चुका था, लेकिन अब तो उसकी औकात भी याद दिला दी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। T20 वर्ल्ड कप में भारत से पिटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, पहले से ही तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान भी हार कर अब खेलने आ गया है। लेकिन ये खेलने जरूर आया, लेकिन इसकी हार तय है दर्शकों। अब आपको बताता हूं दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि जयशान है, यानी आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। और ट्रॉफी चोर नकवी दर्शकों इसके बाद क्या कह रहा है सुनवाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नकवी कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, झुक गए हैं। लेकिन क्या कह रहे थे जरा उससे पहले दिखाइए, जरा सुनवाइए। ये धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। दर्शकों देखा आपने, पाकिस्तान कह रहा था डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन सारी हेकड़ी निकल गई। और इधर राजीव शुक्ला ने भी कह दिया है कि पूरी प्रक्रिया आईसीसी कर रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, supervised by the ICC chairman. दर्शकों दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान डर से झुका है। डर क्या दर्शकों, कंगाली का। दिखाता हूं मैं आपको अंदर की खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पहले तो ये जान लीजिए, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मैच होने की पुष्टि की है और कोलंबो में मैच 15 फरवरी को तय समय पर ही होगा। पहले पाकिस्तान ने मैच खेलने का ऐलान किया था कि हम नहीं खेलेंगे। इसके बाद आईसीसी के प्रतिनिधियों ने पाक क्रिकेट बोर्ड से बात की। इस बातचीत के बाद ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है दर्शकों। आईसीसी के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 3 डिमांड रखी। पाक ने आईसीसी से मैच रेवेन्यू बढ़ाने की पहली मांग की थी। दूसरी मांग, भारत के खिलाड़ी पाक से हाथ मिलाएं, यह भी खारिज कर दिए दर्शकों। और भारत पाक द्विपक्षीय सीरीज खेले, इसको भी खारिज कर दिया गया है। यानी इन तीनों डिमांड को आईसीसी ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। अब आईसीसी ने कहा रिवेन्यू मॉडल पहले से तय, कुछ नहीं होगा, हाथ मिलाने का तो फैसला ही नहीं है, तो भारतीय टीम जाने, द्विपक्षीय सीरीज तो संभव ही नहीं है, तो भारत सरकार फैसला लेगी। अब आईसीसी ने सख्त रुख अपनाया और पाक को अल्टीमेटम दिया, तो पाक लाइन पर आ गया। मैच नहीं खेलने पर आईसीसी से जैसे ही रेवेन्यू की धमकी मिली तो पाकिस्तान ने हामी भर दी। अब आईसीसी हर साल 313 करोड़ रुपए पाकिस्तान की टीम को देता है और पाकिस्तान सुपर लीग को रोकने के संकेत भी आईसीसी ने दिए। पीएसएल बंद होने के बाद पाक को करीब 50 करोड़ का नुकसान होता। ऐसे में पीसीबी और उसके खिलाड़ी दोनों कंगाल हो जाते हैं। और आपको बताएं, कंगाली से बचने के लिए पाकिस्तान ने मैच को खेलने का फैसला किया है। लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार भी सामने आए, पाकिस्तानी फैंस भी सामने आए हैं। सुनवाता हूं आपको। कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ
पैसा हमें छोड़ना पड़ता है, और ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं, उल्टा देने पड़ जाते। तो यकीनन इस वजह से भी हमको इंतजार होगा कि कब जो है वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना, कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा, हमारे साथ बात कर ले। अब भारतीय क्रिकेटर्स इसका स्वागत कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता गुस्से में आ गई है, कह रही है ये तो पाकिस्तान की पहले ही हार हो गई। सुनिए जरा। उन्होंने बहुत लेट रियलाइज किया है कि उनके बिना टूर्नामेंट हो सकता है, भारत के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। और जितनी भी वो बातें पहले कर रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हम इस समर्थन में है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, आप रहिए, वो आपका एक सोच है, आपका विचार है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये यू टर्न लेंगे और ये खेलेंगे, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है, और जहाँ पैसे की बात आती है तो ये गिड़गिड़ाते हुए आएंगे दोबारा टूर्नामेंट में खेलने, और वो आए हैं। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो जाम है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर। तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सियासत में इस समय संग्राम मचा हुआ है किताब को लेकर जो छपी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उस किताब को ले आए। अब इस पर बहुत सारी बातें सामने आई हैं दर्शक, लेकिन राहुल गांधी फंस चुके हैं पूरी तरह से। क्यों कह रहा हूं, तस्वीर दिखाइए पहली। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने कहा, एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट करते हुए जैसे ही कहा उनको रोक दिया गया, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आहत हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। आज लोकसभा बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रही है, वही तस्वीर आज की भी रही दर्शक, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पूरा विपक्ष एक तरफ है। दिखाइए जरा राज्यसभा की तस्वीर। राज्यसभा में कार्यवाही आज हुई, लेकिन यहां पर भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है दर्शक। अब दर्शकों सवाल ये, जो ये किताब है ये छपी नहीं है, राहुल गांधी कहां से ले आए? सवाल तो ये खड़ा होता है, और यही अब पूछा जा रहा है कि राहुल ये किताब लाए तो लाए कहां से? राहुल गांधी ये किताब ले आए, उन्होंने तरह तरह की बातें की, लेकिन आज जिनकी किताब है वो खुद बता रहे हैं कि स्टेटस क्या है किताब का। किताब को छापने वाले पब्लिशर कह रहे हैं ना इसकी कोई डिजिटल कॉपी है, ना ही कोई प्रिंटेड कॉपी है, यानी कोई किताब है नहीं। तो सवाल ये दर्शकों कि राहुल गांधी किताब लाए तो लाए कहां से? अब इसमें पुलिस जांच करेगी, तो क्या जांच के बाद राहुल जेल जाएंगे? रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या राहुल के हाथ में ये नकली किताब है? क्या राहुल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि जिस किताब को लेकर राहुल गांधी एक्शन में थे, उस किताब की सच्चाई से किताब के पब्लिशर ने पर्दा उठा दिया। किताब अभी नहीं छपी है। जनरल नरवणे ने भी ऐसा ही कहा है। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। तो सवाल ये कि आखिर राहुल ने झूठ क्यों बोला, और अगर पब्लिश हुई किताब मिली तो उन्हें किसने दी? हाथ में संविधान लेकर और कानून की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल को अब कानून के आगे सच बताना पड़ेगा। अब टोपी ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? शायद यही वजह है कि राहुल अब स्पीकर को टारगेट करने लगे। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें किताब को कोट करने से मना किया था।
अब सवाल ये दर्शकों कि आखिर हो क्या रहा है, इसको चेंज कीजिए सैमसन। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर आपने देखी है वो बड़े सवाल खड़े करती है, लेकिन मसला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मुश्किल में है। राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी जिस किताब को संसद में लहरा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, जिस किताब को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, उस किताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया कि यह किताब छप चुकी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यह किताब मार्केट में बिक रही है। खबर के मुताबिक दर्शकों, प्री प्रिंट इंटरनेट वायरल हो रहा है और यह किताब पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की है। दर्शकों, जनरल नरवणे की इस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी रखा गया है और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह किताब मार्केट में नहीं आई, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस किताब के छपने की इजाजत नहीं दी और जनरल नरवणे ने इसे पेंगुइन पब्लिकेशन के छपने के लिए दिया था। लेकिन सरकार की इजाजत के बाद ही पेंगुइन पब्लिशर्स इसे छाप सकते हैं। इस किताब पर मचे घमासान के बाद पेंगुइन पब्लिशर्स ने सफाई दी है। पेंगुइन पब्लिशर्स ने कहा किताब अब तक छपी नहीं है और ना ही इसकी डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा हमने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। पेंगुइन पब्लिशर्स की सफाई को जनरल नरवणे ने भी सही बताया है और जनरल नरवणे ने ताजा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, उसमें लिखा, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। बड़ी बात क्या है, किताब पर पेंगुइन पब्लिकेशंस का बयान ही सही है। ऐसे में राहुल गांधी, सवाल पूछा जाएगा उनसे कि यह किताब वो लाए तो लाए कहां से। इस बारे में राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस पूछताछ भी कर सकती है और अगर राहुल गांधी दोषी पाए गए तो कानून में सजा का प्रावधान भी है। अब दर्शकों आपको बताते हैं क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. पेंगुइन कहता है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरावणे ने 2023 में ट्वीट किया है, कृपया मेरी किताब खरीदें। मैं नरावणे जी पर भरोसा करता हूं, पेंगुइन पर नहीं। क्या आप पेंगुइन पर भरोसा करते हैं या नरावणे जी पर? आर्मी चीफ who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane जी? राहुल गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए। शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है, यही माना जाएगा, और जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो तस्वीर आपने देखी ये राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि वो जनरल नरवणे की किताब को कोट कर रहे हैं, जो किताब छपी नहीं है, और अब तो जनरल नरवणे ने भी इस पर सफाई दे दी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जनरल नरवणे की ये किताब राहुल गांधी दावा करते हैं और इसे ट्वीट को दिखाते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए कहा कि मेरी किताब अवेलेबल है, और ये पुरानी तस्वीर है दर्शकों, पुराना कोट किया है ट्वीट जो 15 दिसंबर 2023 का है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि एक्स पर वो इस तस्वीर को दिखाते हैं, इसी पर अब सियासत गर्मा गई है कि सही कौन है, जनरल नरवणे या फिर पेंगुइन पब्लिकेशन या फिर राहुल गांधी। सुनिए जरा। बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है। उनका न्याय दिलाने का तरीका भेदभाव का है। वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। वो व्यक्ति अगर कुछ बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको बैन करना, एफआईआर कर देना, पब्लिश नहीं होने देना, उसकी चर्चा ना होने देना, किस बात को छुपाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जी अगर उस किताब में लिखा हुआ कुछ अंश उसका विवरण कर रहे हैं या उसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कि पार्लियामेंट को यदि आप गुमराह करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, और लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली बात है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है। बिना छपे आ गई क्या? बिना छपे आ गई क्या? नरवाने साहब ने मना किया, मैंने किताब नहीं लिखी। निशिकांत जी कौन सी उससे बोल रहे हैं? क्यों डर लग रहा है इस किताब से? इस किताब में ऐसा क्या है कि जिससे तुम्हारी हालत खराब है? कि अपने चाल और चरित्र के अनुसार
राहुल गांधी ने फिर देश के सामने झूठ फैलाया है। जिस किताब को घुमा रहे थे वो किताब फर्जी है। जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, न कि किताब कहां से आई। भारतीय जनता पार्टी तो किताब के पीछे दौड़ती रहेगी, दिल्ली पुलिस को दौड़ाती रहेगी, लेकिन उसके विषय पर बात नहीं करेगी। विषय वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दर्शकों, आप कहेंगे कि जब किताब लिखी गई है, पब्लिशर्स के पास पहुंच गई है, नरवणे साहब एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि मेरी किताब आ गई, तो छपी क्यों नहीं? मैं बताता हूं क्यों नहीं छपी दर्शकों। इसका एक कारण है। सेना आर्मी एक्ट 1950 से बंधी होती है। आर्मी रूल्स 1954 भी उन पर लागू होते हैं दर्शकों। ये कानून सेवारत अधिकारियों पर लागू किया जाता है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रिटायर्ड सेना प्रमुख है, इसलिए नरवणे साहब पर दोनों कानून लागू नहीं हो सकते। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 सभी पर लागू होता है। इनमें आर्मी, इंटेलिजेंस, सिविल सर्वेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास देश की गुप्त जानकारियां होती हैं, इसलिए किताब के लिए परमिशन की जरूरत होती है। इसके छपने के लिए केंद्र सरकार परमिट करती है, परमिशन देती है। इसलिए जनरल नरवणे की किताब सरकार के पास थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके छापने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि खबर है कि उसमें कई सनसनीखेज जानकारियां दी गई थी। क्या वाकई ऐसी जानकारियां थी? इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे सवाल गंभीर होते जा रहे हैं, उसके बाद अब सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, और इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सुनवाता हूं मैं कैसे एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है कि देश की संसद के इस पटल का प्रयोग अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए तो कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में संदेह उत्पन्न करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत ही निम्न स्तरीय और निंदनीय राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। क्या वो अबोध बालक की तरह नहीं, बहुत शातिर बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं? आप एक लाइन बोल दीजिए ना पार्लियामेंट में कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, या आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था, आप उन्हीं को सामने ले आइए ना। ये क्या इस तरह से बरगलाने का काम? बट अगर ले दे के सारी चीज सिर्फ एक किताब पे रह गई है, तो मैं उनकी बुद्धि के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि भाई आपने बाकी सारे बिंदुओं को खारिज कर दिया। मतलब हर जगह सरकार ठीक जा रही है, सिर्फ एक किताब को लेके हम लोग गलत है। पक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। आपने किस तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है। निंदनीय कृति है, और जिस तरह से जनरल नरवणे ने भी कह दिया पब्लिश नहीं हुआ, पब्लिशर ने कह दिया नहीं हुआ, तो ये केवल फ्रॉड है जो राहुल गांधी उनकी टीम कर रही है। ये आपराधिक कृति है। अब दर्शकों, ये विवाद अब काफी आगे ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये थमेगा नहीं, ये और ज्यादा बढ़ेगा। ये देखिए आप, ये है इसका कारण। देख रहे हैं आप, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ तस्वीरें लेकर आए सांसद गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और इसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कई किताबों पर थी, उन किताबों से ली गई हैं, और इस पर अब विवाद बढ़ गया है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं अगली तस्वीर। इसके लिए सांसद निशिकांत दुबे भी मैदान में आए और किताबों की झड़ी लगा दी। सुनवाइए जरा क्या कहा उन्होंने। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ। अब दर्शकों, ये हंगामा कहां से शुरू हुआ है, मैं आपको शुरू से कहानी बताऊं। ये हंगामा हुआ, पीएम का भाषण नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने कोट किया, फिर भाषण होना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने पीएम की सीट को घेर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज उसका वीडियो मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया है। दिखाइए जरा वो वीडियो, उसमें कांग्रेस की महिला सांसदों की सच्चाई सामने आ रही है। वीडियो प्ले कीजिए।
ये वो वीडियो है दर्शकों, देख रहे हैं आप, इसमें महिला सांसद आ रही हैं, ये पीएम की चेयर है और यहां से गिरिराज सिंह भी आते हैं कि आप कृपा करके यहां से चले जाएं, ये संसदीय परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, प्रहलाद जोशी हैं, पीयूष गोयल हैं, सब रहते हैं। लेकिन दर्शकों यही थी वो बात जिसकी वजह से पीएम मोदी नहीं आए थे। अगली तस्वीर दिखाइए, इन पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई किसने की? ओम बिरला ने। तो अब ये सांसद ओम बिरला के खिलाफ आ गए मैदान में और देख रहे हैं आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है और इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, बाकायदा पूरा विपक्ष कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ये हमारा अधिकार है। हालांकि उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दर्शकों अब मैं बताता हूं कि आखिर ओम बिरला ने पीएम मोदी को लेकर सचेत किया उन्हें कि आप ना आए क्योंकि कांग्रेस की कोई साजिश है। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। बुक कंट्रोवर्सी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए। इस पर कांग्रेस, एसपी, डीएमके और दूसरे दलों के सांसदों के दस्तखत हैं। लेकिन विपक्ष की कई पार्टियां कांग्रेस की इस गोलबंदी के खिलाफ हैं, उनके साथ नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। टीएमसी ने कहा, हमने कांग्रेस से स्पीकर को चिट्ठी भेजने के लिए कहा था कि हमें स्पीकर से अपने 4 मुद्दों पर जवाब मांगना चाहिए। जवाब देने के लिए 1 या 2 दिन का वक्त भी दिया जाना चाहिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। क्यों लेकर आए? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर लोकसभा में मौजूद थे ओम बिरला साहब, और उन्होंने कहा कि आप किताब पर जैसे ही बोलने वो लगे कि आप किताब पर नहीं बोल सकते, जिसकी वजह से स्पीकर ने उन्हें बोलने नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। मुद्दा नरवणे की किताब पर था और पक्ष विपक्ष इसके बाद आमने सामने आ गया। कांग्रेस के 7 सांसद समेत 8 सांसदों को उन्होंने पर्चियां फाड़ी, हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अवमानना मामले में सभी को निलंबित कर दिया है। अब इस मामले को लेकर भी लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर कैसे ये हंगामा बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखिए, आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन इसमें भी त्रुटियां हैं। 2025 का 26 चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गई 2025 का। अब दर्शकों, नियम के मुताबिक तो ये खारिज हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कांग्रेस पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है वो इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान में लिखी है। संविधान के आर्टिकल 94 में हटाने का प्रावधान है और संविधान किसी प्रावधान के तहत नोटिस दिया गया है, लेकिन ये नोटिस तकनीकी आधार पर खारिज हो सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर 2026 की बजाय 2025 लिखा हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया। नियम के मुताबिक तथ्यात्मक रूप से नोटिस सही होना चाहिए। तारीख गलत लिखा जाना तथ्यात्मक रूप से गलत है। अगर प्रस्ताव खारिज नहीं होता तो हटाने की प्रक्रिया तय होती है। और आपको बताएं दर्शकों, स्पीकर के खिलाफ नोटिस स्पष्ट और सटीक शब्दों में हो, जिसमें तर्क, अनुमान, व्यंग, आरोप, अपमानजनक बातें ना हो। नोटिस मिलने के बाद संसद से प्रस्ताव पर अनुमति ली जाती है। प्रस्ताव पर चर्चा नोटिस के कम से कम 14 दिन बाद तक की जाती है। प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर स्पष्ट होने के बाद बहस और मतदान किया जाता है। अब जब प्रस्ताव आ गया है, विचाराधीन होता है, तो स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं करते। ऐसा ही हो रहा है। प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया है और इसे लेकर अब हंगामा शुरू हो गया। सुनवाता हूं आपको। It is a part of the parliamentary democracy that if they want to bring no confidence motion against the honorable speaker, they can bring, but they don't have the number. कांग्रेस और जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई देश के सामने आए, तो कहीं ना कहीं इस वजह से एलओपी को और बाकी के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये इस तरह के भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाए ना। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरुद्ध है। अरे भैया, उनको जो लाना हो लाएं, नियम सम्मत होगा तो वो भी होगा, लेकिन उनके प्रयास से क्या होगा? हंस रही है देश की जनता उनके।
उनके पास और कुछ बचा नहीं है करने के लिए। इसी तरह की ऊल जुलूल बातें वो अब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं पाकिस्तान में इस समय टैंक उतर आए हैं सड़कों पर, और मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा क्योंकि मुल्ला मुनीर पूरी तरह से फंस गया है। शहबाज की तो पहले ही लुटिया डुबोने की तैयारी कर ली है। कैसे दर्शकों दिखाइए तस्वीर, ये देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में जैसे कहर बरपाया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। पहले आप वो तस्वीर देखिए, धमाका हो रहा है, सुनाइए जरा इसे। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, इधर मुनीर की सेना और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प हो गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन अब मुनीर की फौज तो ट्रक से बलूचिस्तान के लोगों को रौंदने की तैयारी में। देख रहे हैं आप, ये ट्रक यहां से जा रहा है और कैसे चढ़ाया जा रहा है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। जब बलूचिस्तान ने सबक सिखाया तो मुनीर की आर्मी भाग गई। देख रहे हैं आप, ये ड्रोन उड़ाकर बलूचिस्तान के लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन बलोच लड़ाकों ने इसे धराशायी कर दिया। गुरुवे मर्द बिदारी क्वाड को वजह मर्द कप्ताशी एमरी काश्ता शुमा एमरी काश्ता है रे ड्रोन ही मर्दे बुनी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बलूचिस्तान में जो मुनीर कर रहा है उसकी एक तस्वीर और आप देख लीजिए। ये आप देखिए, मुस्तंग पुलिस स्टेशन पर बलूच के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। ये बताने के लिए काफी है कि ना पाकिस्तान की सेना से मामला संभल रहा है और ना पुलिस से, यानी अब बलूचिस्तान आजादी की कगार पर आ गया है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कैसे टैंक सड़कों पर उतार दिया है। ये पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में किया दर्शक, यानी बलूचिस्तान अब आजाद होना चाहता है। मुनीर शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को बर्बाद करने की सुपारी ले ली है। बलूचिस्तान हो या रावलपिंडी, लाहौर हो या खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ गुस्सा है। हिंसा को दूसरे मुल्क की साजिश बताने वाले पाक को अब खुद के रहनुमा मजाक का पात्र बना रहे हैं। अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, और दहशतगर्द आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से पहले ही आतंकिस्तान और कंगालिस्तान में तब्दील हो गया है। ताजा हालात के बाद यही कहा जा सकता है, पाकिस्तान अब कब्रिस्तान बनेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में टैंक सड़कों पर उतार दिया, लेकिन बलोच आर्मी भी पाकिस्तान के ड्रोन का क्या अश्र कर रही है, देख लीजिए। बलूचिस्तान में फील्ड मार्शल मुनीर कहर बरपा रहा है। नोशकी में पाकिस्तानी सेना ने खुलेआम धमाका कर दिया दर्शकों, बलूच नागरिकों के घर को बम से उड़ा दिया। विस्फोट कर मुनीर ने कई लोगों की मौत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, मान कर ये चलिए, क्योंकि बलूचिस्तान पर ड्रोन के जरिए मुनीर नजर रख रहा है। लोगों को डराने के लिए मुनीर की फौज तोप लेकर घूम रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर के बजाय फील्ड मार्शल गलियों में तोप तैनात कर रहा है। मुनीर और शहबाज की क्रूरता के खिलाफ बलोच सड़कों पर आ गए हैं दर्शकों, काफी गुस्से में। मुस्तंग पुलिस स्टेशन पर कब्जा तक कर लिया है। आसमान में जो ड्रोन उड़ रहे हैं ना दर्शकों, उनको भी आग लगा दी है। क्वेटा में प्रदर्शनकारी और मुनीर की फौज में जबरदस्त झड़प हुई है।
मुनीर की सेना ने जीप से लोगों को कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन बलूचों के गुस्से के आगे वो चूहों की तरह भागने लगे। खूनी झड़प के बाद क्वेटा के जबलनूर इलाके में भारी तनाव है और पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इसे भारत की साजिश बता रहे हैं। पाक के एक और पूर्व अफसर हैं आदिल रजा, जो नकवी को जवाब देते हैं। आदिल रजा के मुताबिक ये पाक सरकार की खूनी साजिश है बलूचों के खिलाफ। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं एक और खबर। पाकिस्तान में मैं क्यों कह रहा हूं कि खंड खंड करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहां की आवाम शहबाज के खिलाफ है, मुनीर के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान के समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की है, हुंकार भरी है। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, देख रहे हैं आप अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और अदियाला जेल के बाहर कैसे नारेबाजी हो रही है, सुनवाइए जरा। फुल फ्रेम लीजिए तस्वीर। अभी सब पे बारी है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। में झगड़ा मेरा राजा। लेकिन दर्शकों ये विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है और सवाल ये, अगर ये बढ़ेगा तो क्या मुनीर और शहबाज की टेंशन बढ़ेगी? क्योंकि इमरान की पार्टी पूरी तरह से मैदान में आ गई है। पाकिस्तान में फिर से इमरान खान की रिहाई की मांग तेज होने लगी है। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने प्रदर्शन किया, जो आप देख रहे हैं। पीटीआई समर्थकों ने अपने नेता इमरान खान को रिहा करने की मांग की है। फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों ने, वर्कर्स ने हंगामा किया। पंजाब असेंबली के सदस्य इमरान की तस्वीर लेकर जेल के बाहर डटे हुए हैं। आपको बताएं लाहौर में आधी रात को इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए। पीटीआई के हजारों समर्थक हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं। आपको बताएं जेल के अंदर इमरान खान के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे थे। इस आरोप से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान के मुद्दे पर शहबाज की फजीहत की थी। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों, क्या वाकई अब इमरान की पार्टी मैदाने जंग में आ गई है? सुनिए जरा। टोटल क्योस जिसको बोलते हैं, टोटल फेल्ड स्टेट के तौर पर एक सिविल वॉर की सिचुएशन में इस समय पाकिस्तान है। और वहां पर हम देखते हैं उनका टिपिकल जो बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड, उनका ट्रम्प कार्ड गृह मंत्री बोलते हैं ये सब भारत करा रहा है। भारत अगर करा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने जो बोया है आप अब वही काट रहे हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर बात है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देना बड़ी अच्छी बात है उनके अपने लिए। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए भी वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, आवाम को गुमराह करने के लिए भी दे सकते हैं। बट ओवरऑल पूरी दुनिया और वहाँ की आवाम ये जानती है कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनती चली जा रही है और जो बनती है वो बिगड़ती चली जा रही है, उसका रीजन पाकिस्तान खुद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में इस समय जबरदस्त बवाल हो गया। आप कहेंगे क्या हुआ? वहां पर खुले में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए जरा। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ऑस्ट्रेलिया में विवाद हो गया। सड़क पर नमाज पढ़ना मना है, लेकिन वहां पर यही किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया। ये आप देखिए जरा। ये आप देखिए दर्शक, सड़क पर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनके साथ मारपीट की गई है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से। वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ बहसबाजी भी हुई है। दिखाइए जरा।
यहां पर नियमों को तोड़ने को लेकर कार्रवाई की गई है। फुल फ्रेम दिखाइए। अब जो लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे उनके सामान को भी कचरे में फेंक दिया। ये आप देख रहे हैं, ये कार्रवाई के बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम दिखाइए इसे भी। दर्शकों, हाल ही में घटना घटी थी, उसके बाद संदिग्धों की चेकिंग भी की जा रही है। देख रहे हैं आप, यानी ऑस्ट्रेलिया में पुलिस अब उन लोगों पर नजर रख रही है जो लोग संदिग्ध लग रहे हैं। यहां आप देखिए, सिडनी में सड़कों पर इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। दिखाइए जरा। अब सवाल ये कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्या वाकई कोई साजिश रची गई या फिर नमाज को लेकर मामला गड़बड़ा गया है? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। जानकारी है कि सिडनी में कुछ मुस्लिम समूह सड़क पर नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने पहले तो नमाज पढ़ने से रोका, लेकिन मुसलमानों ने पुलिस की बात नहीं मानी। उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इनके साथ मारपीट की है। खबर यह, पुलिस ने कुछ लोगों को बुरी तरह से पीटा है और टोपी और गले में डालने वाले कैफिया को कचरे में डाल दिया है। जानकारी है, पिटाई करने के साथ उन्हें जबरन सड़क से हटा दिया गया है। हंगामा करने वाले कट्टरपंथियों को भी पुलिस ने जमकर दौड़ाया। इतना ही नहीं, कुछ कट्टरपंथियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। जानकारी सामने आई है, ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम ग्रुप्स पुलिस स्टेशन में विरोध करने के लिए पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से अब माफी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, मुस्लिम समूहों ने पुलिस पर कई सारे गंभीर भी आरोप लगाए हैं। जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पुलिस ने जानबूझकर नमाज में हस्तक्षेप किया है। इतना ही नहीं, उन लोगों के खिलाफ बल का प्रयोग किया, ऐसे आरोप भी लगाए गए जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। अब पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। आपको जानकारी दे दें, इसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक ऐसी खबर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, जो हर शख्स को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है कहा गया है। लेकिन राजपाल यादव बड़े कॉमेडियन हैं देश के, लेकिन एक केस में उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, ऐसे तमाम दावे किए गए। लेकिन अब मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। राजपाल यादव, एक सिलसिले में चेक का मामला था जिसको लेकर राजपाल यादव पर आरोप लगाए गए और जब मामला सिद्ध हो गया, राजपाल यादव दोषी पाए गए, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और आपको तस्वीर दिखाऊं दर्शकों में कि राजपाल यादव ने जैसे ही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार हूं, इस तरफ सभी ने ध्यान दिया। उसके बाद बॉलीवुड की तरफ से उन्हें मदद दी जा रही है। प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार कॉमेडियन राजपाल यादव अभी तिहाड़ जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के सामने आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर करने से पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए थे और राहत की मांग भी की थी, पर कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहले आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद मेरिट के आधार पर इस बारे में विचार किया जाएगा कि आपको राहत देनी चाहिए या नहीं। मामला साल 2010 का है दर्शकों। राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम से एक फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। फिल्म फ्लॉप हो गई, राजपाल कर्जे में डूब गए। मजिस्ट्रेट की कोर्ट से होते हुए मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 2024 में पैसे लौटाने की शर्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाई। वादे के बाद भी राजपाल यादव पैसे नहीं लौटा पाए, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। और इसके बाद अब कई लोग दर्शकों राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं। उनमें से कई बड़े नाम हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो कुछ पॉलिटिक्स से भी नाम सामने आए। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कौन कौन। राजपाल यादव पर 9 करोड़ का कर्ज है दर्शकों। तिहाड़ जेल में बंद होने की सूचना फैलने के बाद
राजपाल यादव की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। अपनी फिल्म में काम देते हुए सोनू सूद ने लिखा, मैं एक छोटा साइनिंग अमाउंट दे रहा हूं। इतना ही नहीं, मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री को साथ देना चाहिए। कमाल आर खान यानी KRK ने भी मदद का ऐलान किया है। एक्स पर 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी मदद का वादा किया है। कहा, मैं एक अच्छे अभिनेता की मदद कर रहा हूं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड को साथ आकर मदद करनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव ने इस बात की जानकारी दी है। फिल्म म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत यादव ने भी ऐलान किया कि वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद करेंगे राजपाल यादव के लिए। अब कई लोग मदद के लिए दर्शकों आगे आए हैं। इसीलिए कहा गया है कि कठिन समय में जब आप सभी की मदद करते हैं तो आपकी मदद के लिए भी लोग आगे आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे 100 बार दुख रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोचना चाहिए कि यदि इस दुख का पहाड़ अपने सिर पर गिरेगा तो क्या होगा। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता है कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं, स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार दूसरे के नुकसान के बारे में सोचने भर से आपका नुकसान हो सकता है दर्शकों। इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाने से सदैव बचना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH